तो नमस्कार दोस्तों। इस वाले वीडियो में थोड़ा सा हम स्लाइड की जगह पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ पहले बन गया था, स्लाइड इसकी बन नहीं पाई थी। तो आई होप सो इसमें पढ़ने में कोई इशू नहीं होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अल नीनो, ला नीना, ये सब चीज़ें। तो उसमें एक टॉपिक है आपका अल नीनो, ला नीना। तो अल नीनो, ला नीना जो हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें एक वो दोनों एक जिस कंडीशन के अंडर में आते हैं, ठीक है। जैसे हमने अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ी, तो वो दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा के अंदर में। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या प्रयास करेंगे कि हम जो अल नीनो और ला नीना है वो जिसके अंडर में आते हैं पहले उसी को पढ़ लेते हैं, तो फिर जो अल नीनो ला नीना दोनों समझ में आ जाएगा। तो अल नीनो सदर ओसिलेशन एक घटना है, एक जलवायु घटना है ये, ठीक है। परंतु इसकी तीन अवस्थाएं या चरण होते हैं, जिसमें आपका अल नीना है, ला नीना है और तटस्थ एक अवस्था है। जिसमें अल नीनो, ला नीना दो विपरीत चरण हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि अगर अल नीनो ए है, मतलब इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे से ठंडी गर्मी जैसे हैं ये दोनों, और जिसके लिए समुद्र और वायुमंडल दोनों में कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि इनसो अगर मतलब अल नीनो सदर ओसिलेशन एक युग्मित जलवायु घटना है, ठीक है। फिर जो तटस्थ है मतलब इन दोनों बीच की घटना है न्यूट्रल, तो उसमें मतलब आप समझिए कि सामान्य स्थिति रहती है। अब अल नीनो सदर ओसिलेशन एवं भारत क्या है कि भारत के साथ क्या कंडीशन है वो हम इसके बाद में देखेंगे, लेकिन हमें अभी हम ला नीना और अल नीनो इसको देख लेते हैं। तो एक बार ये मैप देखिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होगा कि हम बढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जैसे ये ला नीना की अल नीनो की स्थिति देखिए आप, ठीक है। अल नीनो की स्थिति है तो इसमें आप ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला, ये आपका एरिया हो गया साउथ अमेरिका वाला, ठीक है। यहाँ से ट्रेड विंड चली तो इस तरीके से चक्र बन रहा है, ठीक। ला नीना वाले में हम देखिए कि ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल वाले में तो न्यूट्रल अवस्था है पूरी बनी हुई है। इसको हम और ब्रीफली देखते हैं। तो इनसो के अंदर अल नीनो सदर ओसिलेशन के अंदर आपका ये दोनों आ जाता है, तीन चीज़ आती है, अल नीनो, ला नीना और न्यूट्रल स्थिति। तो देखिए अल नीनो पहले देख लेते हैं। अल नीनो क्या है, सबसे पहले सिंपल रखना है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है, ठीक है। देखिए 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि अल नीनो आ गया तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक सिंपल सा मैप है। अल नीनो क्या होता है परिभाषा याद रखनी है, अल नीनो का इम्पैक्ट क्या पड़ता है याद रखना है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और अल नीनो के क्या कारण हो सकते हैं ये चीज़ बस याद रखनी है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हमको स्टडी नहीं करनी बहुत डीप जाके। तो एक जलवायु पैटर्न है, ठीक है, जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना की उष्ण अवस्था है, जैसे मैंने पीछे बताया था। अल नीनो सदर्न ओसिलेशन घटना की उष्ण अवस्था है, ठीक है। इसके अलावा अल नीनो जो है इसको स्पेन वासियों ने इसे अल नीनो कहा, जिसका अर्थ होता है स्पेनिश में छोटा लड़का, ठीक। अब अल नीनो क्या है, एक नियमित चक्र है? नहीं, नियमित चक्र नहीं है। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती इसको, बिल्कुल 2 से 7 वर्ष के अंतराल में आता जाता रहता है। अब देखिए क्या होता है ना, अच्छा इसको पहले पूरा कर दूंगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो घटना दक्षिणी दोलन के साथ होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। दोलन मतलब समझिए जैसे जो घड़ी होती है पेंडुलम जैसे, वही दोलन है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को कहते हैं दक्षिणी दोलन। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र अल नीनो की अवस्था जो है में तटीय जल गर्म हो जाता है, समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इन घटनाओं को अल नीनो सदर्न ओसिलेशन के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक। अब देखिए एक बार मैप में देख लीजिए आप कि जो अपना अल नीनो है, ठीक है। तो जब अगर नॉर्मल ईयर है तो कैसा रहेगा, ठीक। ये हवा यहाँ से यहाँ गई, यहाँ पे नॉर्मल इसने गर्म किया, ये सब चीज़ें थी। लेकिन देखिए जब यहाँ पे नॉर्मल स्थिति नहीं है तब क्या स्थिति है, देखिए क्या होता है, यहाँ पास जो पानी है, ठीक है, वो हो जाता है गर्म। अब इसे क्या देखिए, वैसे तो देखिए जो हवा है, जो ये हमारा हो गया कौन सा एरिया, ये आपका एरिया हो गया पोलर नीचे वाला। तो जब ध्रुवों से हवाएं आती हैं ऊपर की ओर तो ठंडी होती हैं, ठीक है। अब ये मौसम, ये समय कौन सा है, दिसंबर। अब आपको ये दिसंबर का महीना है तो आपको पता है दिसंबर के महीने में
मकर रेखा में 22 दिसंबर के आसपास मकर रेखा में सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है मकर रेखा पर। तो एक इसके गर्म होने का रीज़न इस क्षेत्र का ये है। दूसरा इस क्षेत्र के गर्म होने का रीज़न ये है कि सौर कलंक, ठीक है, सौर कलंक के बारे में हम जानते होंगे कि जो सूर्य में छोटे छोटे धब्बे हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है पृथ्वी के तापमान पर। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे हमने हमने पढ़ा होता है ना, जैसे पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक, तो हमने जैसे देखा है कि एक ये अवस्था होती है और एक ये अवस्था होती है, पास वाली दूर वाली। तो क्या होता है कि ये जो मौसम जो हमने देखा कि 4 जनवरी के आसपास में जो होती है पृथ्वी, जो होती है सूर्य के करीब होती है, ठीक है, और उसके बाद जो सबसे दूर वाला होता है वो जुलाई का मौसम होता है। तो ये दिसंबर की घटना है, ये दिसंबर से जनवरी है ही कितना दूर, तो इस वजह से भी इस क्षेत्र में बहुत टेम्परेचर रहता है। ये 3-4 वजहों की वजह से यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। अब तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वाष्पीकरण होगा, हवाएं ऊपर उठेगी, प्रसारित होंगी, फिर इधर गिरेंगी, तो यहाँ पे क्या करेंगी, हाई प्रेशर बनाएंगी। अब इस एरिया पे हाई प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक है। अब जब इस एरिया पे हाई प्रेशर का निर्माण होगा तो यहाँ पे कैसी अवस्था होगी, यहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि इस एरिया पे पानी गिरना चाहिए, वो नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे खड़ी हो जाती है। अच्छा, इस क्षेत्र पे अगर हाई प्रेशर बन जाता है जब, तो आप ये इमेजिन करिए कि ऑस्ट्रेलिया है तो यहीं कहीं भारत भी होगा, है ना। अभी यहाँ इस क्षेत्र में भारत भी होगा, तो आप देखिए कि अगर इधर हाई प्रेशर मजबूत हो गया तो ये जो मेडागास्कर वाला एरिया है नीचे पे, यहाँ पे जो हाई प्रेशर बनता है कब, जब हमारा मौसम होता है कौन सा वाला आपका, अप्रैल मई जून, मतलब मई के आसपास वाला, जब यहाँ पे हाई प्रेशर का माहौल हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर इधर भी हाई प्रेशर होगा, इधर भी हाई प्रेशर होगा, तो आप ये सोचिए इधर हाई प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर की ओर हवा जो गमन करेगी वो कैसे करेगी, और इस क्षेत्र में फिर लो प्रेशर बन जाएगा। अगर इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बना हुआ है तो सारी हवाएं इस ओर चली जाएंगी, इस ओर जाने की जगह। तो इसलिए बोला जाता है कि अल नीनो जो है इधर इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये मैप आप समझ गए कि ये पेरू का मैप है, ये आपको दक्षिण अमेरिका का मैप बनाना है। यहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है, ठीक है। ये गर्म क्यों जाती है मैंने आपको बता दिया, फिर गर्म होने के बाद क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया, फिर अमेरिका में क्या इम्पैक्ट डालेगी ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके हमें देखने हैं क्या प्रभाव देखने हैं, तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो सर्दियाँ हल्की हो जाएंगी, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नॉर्दर्न एरिया है उधर पे सर्दियाँ कम पड़ेगी, ठीक है। फिर कनाडा, यूरोप के कुछ हिस्सों में भी सर्दियाँ जो हैं वो हल्की सी गर्म हो जाएंगी, हीटिंग लागत कम हो जाएगी इनसे, और सर्दियों का मौसम कम गंभीर हो जाएगा। फिर वर्षा में वृद्धि, तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी, जैसे उदाहरण के लिए यूएसए, जो दक्षिणी यूएसए है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का ही जो दक्षिणी पार्ट है, टेक्सास वाला है, शिकागो वाला है, वहाँ भारी वर्षा होगी। फिर दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में, पेरू में, इक्वाडोर में, फिर पूर्वी अफ्रीका में औसत से अधिक वर्षा हो सकती है, और यहाँ सूखे की स्थिति तक और हो सकती है, जिससे सूखे की स्थिति कम हो सकती है और कृषि को लाभ होता है। वहीं मत्स्य पालन देखेंगे कि मत्स्य पालन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ जाता है। कुछ मामलों में समुद्री धाराओं और उत्पादकता में बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में मछली की आबादी में वृद्धि हो जाती है, हालांकि अन्य क्षेत्रों में जैसे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर मछली की आवाज़ को बाधित कर देता है और मछली की आबादी में कमी ला देता है, क्योंकि गर्म हो जाता है ना, तो गर्म हो जाता है तो उस वजह से मछलियाँ ज़्यादा नहीं आ पाती। अब देखिए अल नीनो के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, नकारात्मक तो ज़्यादा ही हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए सूखा, तो कहाँ सूखा आ जाएगा भाई, तो ऑस्ट्रेलिया में सूखा आ जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में सूखा आ जाएगा, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में औसत से कम वर्षा हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। ठीक, अल नीनो से जुड़ी शुष्क परिस्थितियाँ जो हैं जंगली क्षेत्रों में जंगल की आग के खतरे को बढ़ाएंगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पश्चिमी यूएसए, इन सब जगहों पे फिर जंगल, तूफान और बाढ़। कुछ क्षेत्रों में अल नीनो घटनाओं के दौरान वर्षा में वृद्धि होती है, वहीं अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है। प्रशांत क्षेत्र के देश जैसे पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ये इन प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे आर्थिक व्यवधान, तो अल नीनो आपका कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। फसल की फलता होती है, मछली पकड़ने में कमी आती है,
तूफान, बाढ़, ये सब की वजह से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। फिर वैश्विक तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद अल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में बारिश अधिक होती है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा आ जाता है। अल नीनो का गहरा प्रभाव प्रशांत तट से दूर स्थित समुद्री जीवन पर भी पड़ता है। मतलब अल नीनो जो है ना, जिस क्षेत्र में पैदा होता है उससे ज़्यादा दूसरे क्षेत्रों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब देखिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानसून कमज़ोर हो जाता है। तो मई या जून 2023 में भी ऐसी घटना हुई थी। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कमज़ोर हो गया था। फिर आप देखेंगे कि गर्म तापमान, ठीक है, भारत और विश्व भर के अन्य क्षेत्रों में, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, प्रशांत द्वीप समूह में ग्रीष्म लहर और सूखे का कारण बन जाता है। अब कुछ पूर्व की अल नीनो घटनाएं हैं जो 82, 83 और 97, 98 के आसपास आई थी। फिर 82, 83 की जो घटना थी वो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान जो है 9 से 18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, एवरेजन मतलब। फिर 1997, 98 की अल नीनो घटना में क्या हुआ था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस यहाँ सूखे की अवस्था आ गई थी। कैलिफोर्निया में बहुत बारिश हुई थी और गंभीर बाढ़ आ गई थी। फिर वहीं मध्य पश्चिम में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई थी और शीत विहीन वर्ष घोषित किया गया था इसको, ठीक है। तो ये हमने देखा अल नीनो के बारे में। अब ये मीडियन जूलियन ऑसिलेशन है, इसको भी हम किनारे करते हैं। ला नीना में हम आते हैं। अब ला नीना क्या है, तो अब सब यहाँ उल्टा कर दीजिए, ठीक है। जो अल नीनो के बारे में अच्छा आपने बोला या बुरा बोला, सब यहाँ अच्छा कर दीजिए। स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ होता है छोटी लड़की, वहाँ छोटा लड़का, ठीक है। एक शीत घटना है ये। ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान की द्योतक है, ठीक है। वो ज़्यादा तापमान, ला नीना जो है कम तापमान, ठीक है। फिर ला नीना आपकी क्या है, छोटी लड़की, इसका मतलब है। इसके बाद आप देखिए कम से कम 5 क्रमिक त्रैमासिक अवधि में 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी दर्शाया जाता है इसे। अब ये हो गया जब पूरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है, तो ला नीना की घटना देखी जाती है। परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक हाई प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ला नीना की स्थितियाँ क्या क्या हैं। ला नीना घटना उष्ण कटिबंधीय प्रशांत, कर्क रेखा, मकर रेखा के मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से ठंडे जल के कारण लागू होती है। ला नीना की विशेषता ये है कि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से कम वायु दाब का होना है। ये निम्न दाब के क्षेत्र वर्षा वृद्धि में योगदान देते हैं। वो सूखा लाता था, ये वर्षा लाएगा। ला नीना की घटनाएं दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी ब्राज़ील में सामान्य से अधिक वर्षा की स्थितियों से संबंधित है। हालांकि प्रबल ला नीना की घटनाएं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ लाती है। अल नीनो सूखा लाता था, ये बाढ़ लाती है। फिर मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से उच्च वायु दाब भी ला नीना की विशेषता है। इसके कारण इस क्षेत्र में बादल कम बनते हैं, वर्षा कम होती है। उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, यूएसए के खाड़ी तट, दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति देखी जाती है। तो जिन जिन क्षेत्रों में वो अल नीनो बारिश लाता था वहाँ सूखा ला देती है, और जिन जिन क्षेत्रों में अल नीनो बाढ़ लाता था, सूखा लाता था, वहाँ बाढ़ ला देती है। ज़्यादा करा गया तो इसका प्रभाव यूरोप में। अल नीनो शरतकालीन तूफानों की संख्या को कम कर देती है, अल नीनो। और ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप में कम सर्दी एवं दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है, जिसके कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बर्फबारी भी होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र है जहाँ स्थितियाँ सबसे अधिक महसूस की जाती हैं। व्यापक प्रभावों के निम्नलिखित क्या शामिल है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में शक्तिशाली पवनें, कैरिबियन एवं मध्य अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, और अमेरिका के विभिन्न राज्यों में बवंडर की अधिक घटनाएं। तो ये सब ला नीना का प्रभाव है। फिर दक्षिण अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ता है। पेरू एवं इक्वाडोर में सूखे का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये आपका यहाँ पे ला नीना, यहाँ पे पानी कैसा हो गया, ठंडा है, मतलब हाई प्रेशर है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पे क्या होता है कि हवा ऐसे नहीं चल पाती। क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि यहाँ पे ये हाई प्रेशर बना हुआ है ना, तो जो हवाएं हैं इसकी यहीं पे बैठी हुई हैं, तो उठने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है इन्हें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, सूखे की अवस्था बन जाती है। पश्चिम और दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र,
पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ला नीना उन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना वृद्धि करता है जो उसके प्रभावों के लिए सबसे अधिक असुरक्षित है, विशेष रूप से महाद्वीपीय एशिया एवं चाइना में। यह ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ लाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सोमालिया तट पर तापमान में वृद्धि होती है। ये हमें देखना था, बस हो गया। अब ला नीना 2010 में आया तो इम्पैक्ट क्या छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड में बाढ़ आई होगी, ठीक है, 10,000 लोग मर गए, $2 बिलियन से अधिक की हानि हुई। अब इनसॉम ने देख लिया था, ठीक है। अब भारत में क्या प्रभाव पड़ता है आपने भी ये भी देख लिया। तो मोस्टली आपको इसमें इतना ही ध्यान देना था और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अल नीनो है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार। समुद्र की सतह का गर्म होना, समुद्र की सतह का तापमान, औसत तापमान से अधिक होना, पहली बात तो। फिर पूर्वी पवनें या तो कमज़ोर हो जाती हैं या विपरीत दिशा में बहने लगती हैं। पहली बार 1600 के दशक में पेरू के मछुआरों द्वारा देखा गया था इसे पहली बार 1600 के दशक में पेरू के मछुआरों द्वारा पहचाना गया था। यह परिघटना ला नीना की तुलना में अधिक घटित होती है, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें कम होती है ना। अल नीनो भयावह है तो ज़्यादा होगी। दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक वर्षा तटीय बाढ़ और कटाव करती है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा लाती है, वन अग्नि लाती है। दक्षिण और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे जल की अपवेलिंग में कमी आती है, जिससे मत्स्य पालन भी कम होता है। कमजोर मानसून और यहाँ तक कि भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सूखे की स्थिति होती है। तो ये अल नीनो है। ला नीना क्या है? एक शीतकालीन घटना भी कहते हैं इसे। भूमध्य रेखा के निकट सीमांत पूरी पवनें और ही मजबूत हो जाती हैं। अल नीनो, जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहता, के विपरीत इसकी अवधि 1 से 3 वर्ष तक हो सकती है। दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश लाती है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बाढ़ लाती है, दक्षिण अमेरिका में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति लाती है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर अपवेलिंग वृद्धि होती है, जिससे पोषक तत्वों से भरपूर ठंडा जल सतह पर आता है और यह मत्स्य पालन के लिए अच्छी अवस्था बनाता है, ठीक है। तो ये आप मोटा माटी समझ चुके होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिमी, तो अल नीनो वाले में आपको सिर्फ इतना करना है कि अल नीनो क्या है, ठीक है। यह एक क्या है, जलवायु परिघटना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि ये कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये सब आपसे डिस्कस किया गया है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आना है। पश्चिमी विक्षोभ, हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बार बार अभी बात कर रहे थे, अब वो भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के जिम्मेदार होते हैं। अब इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली ये इतना जानना इसके लिए पर्याप्त था हमारे लिए। अब भारत में क्या प्रभाव पड़ता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरे से संबंधित है। यह पाकिस्तान और उत्तरी भारत में वर्षा और हिमपात के साथ आता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर से नहीं प्राप्त करता है, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शीत ऋतु में यहाँ पे कैस्पियन सी मेरे ख्याल से अगर हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। शीत ऋतु में और मानसून पूर्व वर्षा होती है। उत्तरी उपमहाद्वीप में रबी फसल के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या करता है, उत्तर भारत में वर्षा कराता है, हिमपात कराता है, कोहरा कराता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, शीत ऋतु में जो वर्षा कराता है वो रबी की फसल के लिए अच्छा होता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते। कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, शीत लहर ये जैसी चीज़ें लेकर के आते हैं और आजीविका को प्रभावित करते हैं। फिर अप्रैल और मई के गर्मियों के महीनों के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे उत्तर भारत में प्रवाहित होते हैं, एवं समय समय पर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की सक्रियता मदद करते हैं, ठीक है। मोस्टली इसका टाइमिंग जो है वो ठंड वाला टाइमिंग है। मानसून के मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ कभी कभी घने बादल और भारी वर्षा का कारण बनते हैं, कभी कभी, ठीक है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर भारत में फसल उपज की विफलता और जल की समस्याओं से रिलेटेड है। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ निवासियों, किसानों, सरकारों को जल की कमी से जुड़ी कई समस्याओं से बचने की मदद कर सकता है। अब पश्चिमी विक्षोभ के कुछ उदाहरण अगर देखें तो जनवरी फरवरी 2022 में अधिक बारिश दर्ज की गई,
इसके विपरीत नवंबर 2021 में और मार्च 2022 में कोई बारिश नहीं हुई, जबकि मार्च 2022 के अंत में ग्रीष्म लहरों के आगमन के साथ ही असमान रूप से गर्मी की शुरुआत हो गई। पश्चिमी विक्षोभ की विविध घटनाओं के कारण बादल छाए रहने से फरवरी 2022 में तापमान कम रहा, जो कि 19 वर्षों में दर्ज सबसे कम तापमान था। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, तो ज़्यादा नोट मत लीजिए। तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी इसमें ये देखा हमने। फिर इसके बाद हम देखेंगे इंडियन, अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल, और इंडियन ओशन डाइपोल और 2-4 और चीज़ों को देखने के बाद ये पूरा यूनिट 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।